नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर 10 सालों के बाद चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता में लौटी है और इस सत्ता की कमान जो है वो उमर अब्दुल्ला को सौंपी गई है। उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जो है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये वही सुरेंद्र चौधरी हैं जिन्होंने नौशेरा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था 7,000 से ज़्यादा वोटों से। शपथ लेने वालों में निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा भी शामिल हैं। चुनाव नतीजों के बाद सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गए थे, तो कई लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमाम लोग आए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर सकीना इत्तू जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। 4 बार की विधायक, 4 बार की मंत्री वो रह चुकी हैं और अपने पिता की हत्या के बाद वो राजनीति में आई थी। 1996 में पहली बार वो 26 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव जीता था। तो एक बार फिर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरेंद्र चौधरी की, जो डिप्टी सीएम पद की शपथ जिन्होंने ली है। तो यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ सबको दिलाई है। तो अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से नई शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि लंबा अंतराल, लंबा वक्त लोगों ने इंतज़ार यहाँ पर किया है और उसके बाद अब यहाँ पर लोगों को मतदान कर अपनी सरकार चुनने का मौका मिला है। और लोगों ने भारी यहाँ पर बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको जीत दिलाई है। साथ में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही यहाँ पर जीत दर्ज कर पाई है। 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। और उमर अब्दुल्ला जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर अब वो बैठ गए हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी जो हैं वो जुड़ गए। जफर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि अब उनके चुने हुए नेता होंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी उम्मीद लोगों के दिलों में होगी कि अब जो उनकी परेशानियाँ हैं वो सुनने वाला उनके बीच का कोई होगा और अब परेशानियाँ जल्दी हल होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो उनकी कैबिनेट है, उनको सबसे पहले दिन जफर साहब, आपको रोकूंगी कुछ क्षणों के लिए। महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है, जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा। और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा। तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को हम सुन रहे हैं, जो यहाँ पर अनुच्छेद 370 को लेकर कह रही है, हम उसे कंडेम करते हैं, हम यहाँ पर कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही वो ये कह रही हैं कि उसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा या नहीं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो जफर साहब, पहले आप अपना जवाब पूरा करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किस तरह से एक नई शुरुआत 10 सालों के बाद होने जा रही है। मैं ये कह रहा था कि ये नई सरकार जो है और नई कैबिनेट के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना कोई कामकाज अभी किए हुए उनको एक एडवांटेज है। लोगों को ऑलरेडी एक फील गुड फैक्टर है। जब 6 साल के राज्यपाल शासन के बाद पहली बार चुनी हुई सरकार बनकर आती है, तो लोगों में पहले से एक उम्मीद बन जाती है कि यही था जो वो चाहते थे। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि असेंबली बहाल हो रही है, चुनी हुई सरकार आ रही है, तो लोग समझते हैं कि ये वही सुबह थी जिसकी उनको बहुत लंबे समय से इंतजार था। तो आज वो चीज, वो फीलिंग जो है जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं लाइव अभी देख रहा था और कैबिनेट का जिस तरह से गठन हुआ है, मैं सही अगर आपको बताऊं आदित्य, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूं देख के कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने चयन किया है अपने मंत्रिमंडल का। 6 मेंबर का मंत्रिमंडल कुल सारा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को मिलाकर 6 लोग हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के समेत 3 लोग जम्मू संभाग से हैं और 3 लोग कश्मीर से हैं।
कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं 35 सीटें और जम्मू से मिली हैं 7 सीटें। जम्मू की कुल मिला के हैं 43 सीटें, जिसमें से बीजेपी को मिली हैं 29 सीटें। लेकिन यहाँ पे के हिंदू मेजोरिटी रीजन है और लोगों में ये था क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के साथ, खास करके हिंदू कम्युनिटी के साथ इंसाफ कर पाती है कि नहीं। तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया कि एक अपनी पार्टी से जीते हुए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, एक और कैबिनेट मिनिस्टर आगे हैं, और एक निर्दलीय जो जीत कर आए थे उनको भी मिनिस्टर बना दिया है। तो ये मेरे ख्याल से 1975 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो रीजनल पैरिटी, जो रीजनल सेंटिमेंट को एड्रेस करने के लिए 1975 में भी लंबे समय के बाद उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला जब आए थे तो उनके पास जो नंबर जिस तरह से जम्मू से या लद्दाख से नहीं था उनके पास, और सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लोगों को चुनकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से भी बनाए थे और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन रीजन्स को देने की कोशिश की थी। आदित्य। बिल्कुल जफर साहब, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो पहले की तरह पूर्ण राज्य यहाँ पर नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। ऐसे में किस तरह से यहाँ पर फैसले लेने में जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं। और हम दिल्ली की स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टकराव हम देखते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की दिक्कतें जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को भी उनको भी सामना करना होगा? देखिए, जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है यूनियन टेरिटरी का और वो सेंटर के साथ कैसे ऑपरेट होती है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो कन्फ्रंटेशन है उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास बर्डन होता है एस्पिरेशंस का, एक्सपेक्टेशंस का। लोग चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके लिए सारे फैसले ले सके, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी के कानून होते हैं, जिस तरह से संविधान ने बताया हुआ है, उसमें जो सारे अधिकार हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास तो नहीं होते, लेकिन सारे अधिकार जो है वो लेजिस्लेचर के पास भी नहीं होते। यानी ओवरसाइट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री की और केंद्रीय सरकार की जो ओवरसाइट उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है। उसमें एक एवरीडे कन्फ्रंटेशन का माहौल जम्मू कश्मीर में ना बने, इसके लिए जरूरी है कि जो यहाँ की चुनी हुई सरकार है वो भी कंट्रोवर्शियल मुद्दों को थोड़ा सा अभी ओवरलुक करे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर ये सोचे कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है। जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द जो है, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी राइवल कंट्रीज हैं, जिनके साथ हमें सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे हमारे इश्यूज पहले भी हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, 1.5 करोड़ है, रीजन बहुत डाइवर्स है, और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा करके दोनों पक्ष, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट भी अपने एक दूसरे के साथ अगर मिलकर चलते हैं तो ये कन्फ्रंटेशन अवॉइड हो सकती है। लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स को सुप्रीमेसी देने की कोशिश करते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों जिंदगी के लिए भी बहुत दिक्कतें हो सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर सरकार चलाई जाएगी तो शायद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जफर साहब महबूबा मुफ्ती को अभी सुन रहे थे कि किस तरह से वो अनुच्छेद 370 की बात कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं, उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। Live up to the expectations of people. Jammu and Kashmir has gone through an extremely difficult time. People have enormous expectations, and our challenge is to live up to those expectations. Sir, to take oath as the first Chief Minister of the Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. I have some strange distinctions. I was the last Chief Minister to serve a full 6-year term. Now I'll be the first Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction, as in the one of serving 6 years, I'm quite happy about. Being a Chief Minister of a Union Territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a Union Territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems. तो यहाँ पर अपनी चुनौतियों की बात कर रहे हैं और 1 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने जफर साहब किया हुआ है। अनुच्छेद 370 की बहाली की बात उन्होंने कही हुई है। अभी महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी उसी बात का जिक्र कर रही थी। किस तरह से आप देखते हैं जफर साहब, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, कितना फ़र्क अब लोगों को पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त निकल गया अनुच्छेद 370 को हटा के वहाँ से। सबसे पहले मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो उमर साहब की बात सुनने से पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, कि जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप कैसे, क्योंकि बीच में महबूबा मुफ्ती भी बोली और उमर अब्दुल्ला भी बोले, और यहाँ पे उस चर्चा को वापस लाना बहुत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो पहली कैबिनेट जब मिलती है, पहली असेंबली जब मिलती है, रेजोल्यूशन पास करके वो बताएं कि 5 अगस्त 2019 को जो चीज हुई वो इलीगल हुई और हम उसके कंप्लीटली खिलाफ हैं। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अभी हमें सेंटर के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उनके साथ
कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है ताकि जो रियासत के लोग हैं उनको राहत दी जा सके। माफ कीजिए, ये रियासत बार बार शब्द मुंह से निकलता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के कहीं पे भी जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इतनी बड़ी जगह यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। तो उमर अब्दुल्ला का ये इंडिकेशन है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन का माहौल ना बने, लेकिन उनकी जो अपोजिशन है, उनके क्रिटिक्स हैं, वो जरूर चाहेंगे कि वो एक ऐसे ट्रैप में आए कि इमीडिएटली आकर वो कन्फ्रंटेशन सेंटर के साथ पिक करें। जो 1 लाख नौकरियों का वादा है, जो लोगों को, आवाम को उनकी जो एवरीडे लाइफ है उसमें राहत देने की बात है, उसमें पहला तरीका यही बन सकता है कि शुरू में आपको सेंटर के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आप चलें। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि आप जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसको सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में या जम्मू के संदर्भ में नहीं देख सकते, उसको आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में या बीजेपी के संदर्भ में नहीं दे सकते। नई गवर्नमेंट के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए इन सारे मुद्दों के ऊपर सबसे पहले जरूरी होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो कंसेंसस बिल्ड करें। यानी जो रियासत की बहाली है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि रियासत बहाल हो, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में कंसेंसस बिल्ड हो, एक आवाज पूरे जम्मू कश्मीर से आए कि आप, क्योंकि चुनाव हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई है, प्राइम मिनिस्टर का भी वादा है, होम मिनिस्टर का भी वादा है, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने कहा है और बाहर भी उन्होंने कहा है, अब रियासत बहाल होनी चाहिए, लेकिन उसमें पूरा कंसेंसस जम्मू कश्मीर से चाहिए। क्योंकि जहां से बीजेपी जीत कर आई है, कहीं ये ना कि कल वहां से इस किस्म का एक जो सोच है वो आनी शुरू हो जाए कि आधी पावर चीफ मिनिस्टर के पास और आधी गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जो हाइब्रिड गवर्नमेंट दिल्ली में चलती है वो जम्मू कश्मीर में चले। तो ये कंसेंसस, ये कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर को बिल्ड करना पड़ेगा आने वाले महीनों में, ताकि वो सेंटर के पास अपने मुद्दों को लेकर जा सके और वो उनको बता सके कि ये जो ओपिनियन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये डिमांड जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये सिर्फ कश्मीरियों की या सिर्फ ये मुसलमानों की डिमांड नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो अल्लाह को बनानी पड़ेंगी आने वाले कुछ। जफर साहब, एक और बात जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बात जो है वो चुनावी घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले जो वादे थे उसमें करीब करीब सभी पार्टियों ने किया था, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो अब बहुत बड़ी कोई बाधा नहीं होगी, वो फैसला जल्द हो जाएगा आसानी से? मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो नई सरकार, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अगर भाजपा में दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये फील होता है कि ये गवर्नमेंट जो हमारे की कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करके ये गवर्नमेंट उनका केयर कर रही है, यानी जो सिक्योरिटी के खास करके इश्यूज हैं और कन्फ्रंटेशन का माहौल नहीं बना रही है, तो मुझे लगता है जो पूर्ण राज्य का जो एक बहाली है वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट आते ही अगर कन्फ्रंटेशन का माहौल बना लेती है, तब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में लोग सोचेंगे कि अभी हमें जम्मू कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बनाकर रखने की जरूरत है, ताकि जो नई गवर्नमेंट है, नए चीफ मिनिस्टर हैं, जो पॉलिसियां हमने अडॉप्ट की हैं या एस्टैब्लिश की हैं, जो पोस्ट 2019 सिचुएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, कहीं उस पर जो है वो सारी चीजें, परतें वो सारी खुल ना जाए। तो जिस तरह से ये इंडिकेट कर रहे हैं बार बार कि हम उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सेंटर को भी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद बहुत सारी कमिटमेंट्स की हुई हैं, उनको भी बहुत जल्दी इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। यानी 6 महीने का समय भी इसमें नहीं लगाना चाहिए, 6 महीने से पहले जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर की वो बहाल करनी चाहिए, और ऐसी परिस्थितियां मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक बड़ा राज्य है, तो इससे इसका केंद्र शासित प्रदेश रहना ज़्यादा लंबे वक्त तक ठीक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जल्द पूर्ण राज्य की बहाली होगी। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर दोनों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, वो अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर चौधरी साहब आपका यहाँ पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।